नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम जो है सेकंड ग्रेड टीचर जो है संस्कृत एजुकेशन और जो सामान्य एजुकेशन है उसके जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके पेपर है उसके माइनर टेस्ट देख रहे थे कलाम एकेडमी के। तो 3 टेस्ट देख चुके अपन, चौथा टेस्ट आज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो है पहला भाग लेकर आए पहले से 20 तक क्वेश्चन। हर जो है क्लास में 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज अपना चौथा पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का कार्य कौन करता है। तो इस क्वेश्चन में तो वैसे कुछ इतना जो नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का काम करता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूट दिए हुए हैं आपको और बताना है सबसे पहले कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त जो है की शर्तों में शामिल कौन सी है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, मान्यता प्राप्त दलों में जो शर्तें हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। फिर पहले क्वेश्चन को पहले क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अगर राष्ट्रीय दल आपको बनना है, क्या बनना है, राष्ट्रीय दल बनना है, तो इसके लिए 3 शर्तें होती है। कौन कितनी शर्तें, 3 शर्तें। पहली शर्त क्या करती है कि लोकसभा चुनाव में, किसमें, लोकसभा चुनाव में जो है 6% मत, 6% मत। लेकिन ये बात क्या कहता है, 6% मत से मतलब क्या है, अलग अलग जो है कम से कम 4 राज्यों से, कितने, कम से कम 4 राज्यों से, कम से कम 4 राज्यों से। ये ध्यान रखना आप, ये मतलब 6% कुल नहीं होना चाहिए, 6% अलग अलग 4 राज्यों में होने चाहिए। मान लो कि राजस्थान में 6%, उत्तर प्रदेश में 6%, मध्य प्रदेश में 6% और बिहार में 6%, ऐसे करके 4 अलग अलग राज्यों से। ध्यान रखना, सभी राज्यों में मिला के 6% नहीं है, जो है अलग अलग राज्यों से। कैसे, अलग अलग, अलग अलग, यानी कि कम से कम लोकसभा में 6% मत 4 अलग अलग राज्यों से, कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से 6% मत। और इसके साथ ही जो है 4 सीटें भी आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 4 सीटें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपके हो गया कि लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यहां पर 6% मत है, मतलब जितने आपके वोट डाले गए हैं, जो वैलिड वैध मत है उनकी 6%। तो यहां लोकसभा चुनाव में 2% सीटें, 2% सीटें, और वो भी किससे, कम से कम 3 राज्यों से, कम से कम 3 राज्यों से। तो एक ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है कि एक या अधिक, हम प्लस लगा देते हैं, एक अधिक राज्य में 4 सीट, सॉरी ये गलत कर दिया अपन ने। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका, 2 तो हो गए, तीसरा है कि 4 राज्यों में, कम से कम बोल रहा हूं, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता होनी चाहिए, राज्य स्तरीय दल की मान्यता। तो वापस देख लो, जो है राष्ट्रीय दल बनने के लिए 3 जो शर्तें होती है। पहली कि कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा के 6% अलग अलग जो है वोट प्रतिशत, यानी जितने वोट पड़े उनके 6% 4 अलग अलग राज्यों में, और प्लस में 4 सीटें भी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में 2% सीटें, यानी कम से कम जो है 3 राज्यों से 2% सीटें आनी चाहिए, ठीक है। मतलब लगभग 11 सीटें होती है ये। फिर है 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अब देखो कि इनमें कौन कौन सी मान्यता जो है सही बैठ रही है। तो जल्दी से देखो, सबसे पहले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों के कम से कम 6% सीटें प्राप्त करें। तो 6% सीटें प्राप्त नहीं करनी, 6% मत प्राप्त करने हैं, अभी अपन ने लिखा। तो ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। 6% सीटें प्राप्त नहीं करनी है, कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने हैं। क्या प्राप्त करने हैं, मत। तो ये गलत हो गया। फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की न्यूनतम 2% सीटें। तो अभी बिल्कुल सही है। दूसरी शर्त अपन ने देखी कि कम से कम जो है 11 सीटें, यानी 2% सीट की बात करें तो 11 सीट होती है। तो 3 राज्यों से जो है 11 सीटें कम से कम आनी चाहिए। फिर लोकसभा, एक राज्य से 11 आ गई तो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एक राज्य से अगर आपके 40 भी आ गई तो भी नहीं मानी जाएगी। जैसे आपने समाजवादी पार्टी देखा, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय दल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने एक ही राज्य से ली है। अगर वो अलग अलग राज्यों से 11 भी सीट ले लेती ना, 37 की तो जरूरत भी नहीं थी, तो वो राष्ट्रीय दल के जो है होने का जो है आपका प्रमाण प्रस्तुत कर सकती थी। लेकिन उसने एक ही राज्य से 37 सीट ली है, इसलिए वो मान्य नहीं है। तो ध्यान रखना, 3 अलग, एक राज्य से मान लो कि 2 सीट आ गई, 1 से 6 आ गई और 1 से 4 आ गई, तो ये 12 सीट हो गई। और 12 सीट होती है आपको, 3 अलग अलग राज्यों से 12 सीट होती है, आपको क्या मिल जाएगी,
जो है लोकसभा की जो है आप सॉरी राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी, 11 ही चाहिए। लेकिन अगर एक राज्य से मान लो कि आपको 37 आ गई, बाकी किसी राज्य से कुछ आया ही नहीं है, तो फिर जो है ये आपके अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कम से कम 15 सीट प्राप्त करें, तो ये तो कोई शर्त नहीं है। तीसरी शर्त क्या थी कि 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की भूमिका होनी चाहिए या फिर मान्यता होनी चाहिए, राज्य स्तरीय दल। तो ये आपको ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन केवल 2 सही है। कौन सा सही है? केवल 2। और ये क्वेश्चन जो है इसमें केवल 2, कहीं ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन इसका उत्तर क्या गया? केवल 2। और कलाम ने जो है इसको बोनस करार दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968, एक तो यही आपको याद रखना है कि निर्वाचन प्रतीक आदेश कब आया, तो 1968 में। किस पैरा के तहत आरक्षित प्रतीकों का आवंटन करता है? तो देखो ये डायरेक्ट अगर कहीं नहीं लिख रखा आपने तो नोट कर लें, जो 10th ए है, 10th ए, इसके तहत आरक्षित प्रतीकों का आवंटन करता है, आरक्षित प्रतीकों का आवंटन करता है। और जो 10th बी है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि आरक्षित ही पूछा। और 10th जो बी है इसमें सामान्य प्रतीक आते हैं। कौन से आते हैं? सामान्य प्रतीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो जो है भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के किस पैरा के तहत आरक्षित? तो आरक्षित 10th ए पैरा के तहत और 10th बी पैरा के तहत सामान्य प्रतीकों का आवंटन करता है। अगर कहीं नहीं लिखा, आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो अपने नोट्स में जो है नोट कर लें, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर राजनीतिक दल है और असुमेलित युग्म बताना है। क्या बताना है? असुमेलित युग्म। सबसे पहले आ रही है आपके नेशनल जो है आपकी पीपुल्स पार्टी 2013 में, तो बिल्कुल सही है, एनपीपी, ठीक है। इसकी जो है आपकी किताब जो है, किताब इसका जो है चुनाव चिन्ह है। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, बिल्कुल सही है, ममता बनर्जी वाली पार्टी है, ममता बनर्जी वाली पार्टी, ममता बनर्जी वाली, ठीक। फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, राजस्थान की पार्टी है। इसका जो है 2023 में नहीं हुआ, कब हुआ था? 2018 में इसका जो है गठन हुआ था या स्थापना हुई थी। तो असुमेलित क्या हो गया? तीसरा। और आम आदमी पार्टी 2012 में, इसका आपको पता है ये बोतल चुनाव चिन्ह है, ठीक है। हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी और आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। अब जो है ममता की जो पार्टी है उसकी जो 2 है ना, 2 पत्तियां है ऐसे, ठीक है, जो 2 पत्तियां, 2 जो है एक जो जैसे फसल सी है उसकी 2 पत्तियां हैं, तो वो हो गई इसकी, ठीक है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में हुई, बिल्कुल किताब इसका चुनाव चिन्ह। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, ममता बनर्जी वाली पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में न होकर कब हुई? 2018 में। और असुमेलित बताना था, तो यही असुमेलित हो गया। फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चुनाव चिन्ह और 2012 में इसकी स्थापना हुई, तो बिल्कुल सही है। तो असंगत हो गया आपका 3 नंबर, क्योंकि ये 2013 में ना होकर 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केवल राष्ट्रीय दल वाले राज्यों में से नहीं है? ध्यान रखना, वह राज्य जिनमें सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, और जो भी देखो इस फिलहाल जो है 6 जो है राष्ट्रीय दल हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से 6 राष्ट्रीय दल है? सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। फिर है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। फिर है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ठीक है। उसके बाद में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती वाली, हाथी वाली, ठीक है। उसके बाद है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, अभी ऊपर पड़ गया है किताब वाली, वो भी नेशनल दल है, ठीक है, वो भी क्या आपका राष्ट्रीय दल है। फिर आती है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ये आपके जो है 6 वर्तमान में कितने 6 जो है राष्ट्रीय दल है 18वीं लोकसभा में। 18वीं जो लोकसभा, मतलब अभी जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा है और उसमें 6 राजनीतिक दल है। और पहले जो है आईएनएससी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 राष्ट्रीय दल है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन से जो राज्य हैं जिनमें केवल जो राष्ट्रीय दल ही चुनाव लड़ते हैं, अन्य चुनाव नहीं लड़ते, तो इसमें जो है शामिल नहीं पूछा है। तो देखो गुजरात में जो है आपकी जो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही चुनाव रहता है और आम आदमी पार्टी तीसरी वहां गई थी, तो ये भी एक राष्ट्रीय दल है, तो ये भी सही है, ये सिर्फ राष्ट्रीय दल वाला जो है राज्य है। फिर हिमाचल प्रदेश, तो ये भी जो है आपका राष्ट्रीय दल वाला ही राज्य है, यहाँ पर कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी या फिर राज्य जो दल है वो नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा भी राज्य दल
नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है इसमें जो है केवल जो है राष्ट्रीय दल वाला राज्य नहीं है, तो नहीं पूछा था, देखो ये रहा नहीं, तो उत्तर प्रदेश क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी तीन तो जो है राष्ट्रीय दल है, लेकिन समाजवादी पार्टी, एसपी, अखिलेश यादव वाली पार्टी, वो भले ही 37 सीट जीत के आई हो, लेकिन ऊपर हमने चर्चा की वो राष्ट्रीय दल नहीं है, वो राज्य दल है। तो राज्य दल होने के कारण जो है केवल राष्ट्रीय दल वाला जो राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश में भी सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का ही चलता है, यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी कोई भी राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है, सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है राज्य स्तरीय है। तो इसके कारण जो है ये राष्ट्रीय दल वाला राज्य नहीं है, यहाँ पर जो है क्षत्रिय दल भी है, राज्य दल भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। मतलब ऐसा पूछा था जहां चुनाव सिर्फ जो जहां पर मतलब कोई भी ऐसी राज्य स्तरीय पार्टियां नहीं है, राज्य स्तरीय प्राप्त मान्यता दल कोई भी नहीं है, तो सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश है जिसमें राज्य स्तरीय जो है प्राप्त दल है। बाकी गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश में कोई भी राज्य स्तरीय प्राप्त दल नहीं है, मान्यता प्राप्त दल नहीं है। फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोल रहा है सुमेलित करना है। तो सबसे पहली बात तो यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, क्या है यूनाइटेड पीपुल पार्टी, तो इसका जो है आपका ट्रैक्टर होगा, क्या होगा, ट्रैक्टर चलाता किसान। और इस ये कहां पर है, असम में, ये कहां पर है, असम में, ध्यान रखना। फिर है इंडियन नेशनल लोक दल, ये आपका हरियाणा में है, इंडियन नेशनल लोक दल, और इसका जो आपका निशान है वो है आपका चश्मा, क्या हो गया, ये कहां पर है, हरियाणा में। अभी चुनाव भी आ रहे हैं हरियाणा में, ठीक है, तो इंडियन नेशनल लोक दल कहां पर है, चश्मा इसका होगा, और ये कहां पर है, हरियाणा में। फिर अब बात आती है आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो ये झारखंड में और इसका तीर कमान है, क्या है, तीर कमान। और फिर नागा पीपुल फ्रंट, और ये नागालैंड में, और इसका क्या है, मुर्गा। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2, और डी का हो गया 4। तो ध्यान रखना यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, असम की पार्टी है ये। फिर इंडियन नेशनल लोक दल, चश्मा, हरियाणा की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका क्या, तीर कमान। और अब एक कमेंट में पूछ रहा हूं मैं आपको, तीर कमान एक और पार्टी का भी है, किसका है आप जरूर बताएं। तीर कमान एक और पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है, तो वो बताना आपको। हालांकि वर्तमान में उस पार्टी के 2 भाग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना है। फिर है नागा पीपुल्स फ्रंट, इसका है मुर्गा। ठीक है, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो अभी जो है अपन ऊपर बात करके आए थे एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना जो है आपकी कब हुई थी, 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में, और जिसका चुनाव चिन्ह है किताब। तो ये ध्यान रखना, जो है इसको जो जो पहला राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय दल, पूर्वोत्तर का पहला, ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब जो 7 राज्य है ना पूर्वोत्तर वाले, उनका पहला राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और देखो इसकी स्थापना 2013 में हुई, लेकिन जो है इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता 2019 में मिली है, 7 जून 2019 को। ठीक है, किताब इसका जो है आपका जो है चुनाव चिन्ह है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे संगमा, पीएस संगमा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूर्वोत्तर की पार्टी है। ठीक है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में स्थापना, 2019 में राष्ट्रीय दल, और किताब इसका जो है चुनाव चिन्ह। तो ये आपकी जो है पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय दल है। ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी अभी भी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, भले ही उसने 37 सीटें जीती हो, लेकिन वो सिर्फ एक राज्य से जीती है। कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से 11 सीट भी जीत जाते हैं ना, अलग अलग 3 राज्यों से, तब वो क्या हो जाते हैं, राजनीतिक जो है राष्ट्रीय दल हो जाते हैं। वर्तमान में भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने, अभी मैंने बताया कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। ठीक है, 6 जो है मान्यता प्राप्त जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वर्तमान 18वीं में। इससे पहले वाली लोकसभा थी उसमें 7 थे। ठीक है, उसमें 7 थे, और पहली लोकसभा जब पहला चुनाव हुआ, पहली लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम कितने थे, तो पहली लोकसभा चुनाव के दौरान 14 राजनीतिक दल थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। जब पहली लोकसभा आई थी 1952 में, उस समय जो है 14 राजनीतिक दल थे, और वर्तमान जो 18वीं लोकसभा है, कौन सी, 18वीं, उसमें कितने हैं, 6। और पिछली जो 17वीं लोकसभा थी उसमें कितने थे, 7 थे। तो ध्यान रखना इस बात का। तो 18वीं लोकसभा में 6, 17वीं में 7, और पहली लोकसभा में 14 राजनीतिक दल ऐसे थे जो क्या है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थे। फिर है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो ये उत्तर होगा समग्र मानवतावाद। और भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है। कौन सी, दक्षिणपंथी पार्टी।
एक होती है वामपंथी जिन्हें लेफ्ट कहते हैं। कई पार्टियां जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह ये लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट नाम सुना होगा आपने राजनीति में, वो होती है वामपंथी। और जो है भारतीय जनता पार्टी है वो दक्षिणपंथी जो है पार्टी है, और समग्र मानवतावाद इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आज थोड़ा क्या है, राजनीतिक दल है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन है कि असंगत का चयन करना है। क्या करना है? असंगत का चयन करना है। फिर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी, अभी अपन बात की थी ऊपर, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस जो है ममता बनर्जी वाली पार्टी है ये, तो इसकी 29 सीटें थी, तो बिल्कुल सही है। फिर है भारतीय जनता पार्टी, देखो इसकी 29 थी, लेकिन जो है राष्ट्रीय दल के लिए तो 11 ही सीटें चाहिए, लेकिन वो 3 अलग अलग राज्यों से चाहिए। इनकी 29 की 29 तो एक ही राज्य से थी, इसलिए जो है 3 अलग अलग राज्यों से अगर 11 भी सीटें जीतते हो तो आप राष्ट्रीय दल हो, लेकिन इन्होंने एक ही राज्य से 29 जीती है, इसलिए टीएमसी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। फिर है भारतीय जनता पार्टी 240, तो बिल्कुल सही है। फिर है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़म, ये कौन सी? डीएमके, उसको कहते हैं डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो इसने 16 सीटें नहीं जीती थी, इसने कितनी जीती थी? 22 सीटें। अब कोई बोलेगा कि इतने भी क्वेश्चन आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। पहली लोकसभा से भी पूछ लेते हैं कि पहली लोकसभा में कांग्रेस ने कितनी जीती, और उस टाइम एक पार्टी थी राम राज्य परिषद नाम से, कौन सी पार्टी? राम राज्य परिषद, उसने कितनी जीती वो भी पूछ लेते हैं। और ऊपर हमने बात कर दी उस टाइम 14 राष्ट्रीय दल थे, तो राष्ट्रीय दल भी याद रखना उस टाइम कितने थे पहली लोकसभा में? 14। तो डीएमके ने कितनी जीती? 22। तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी नागौर से 1 सीट जीती है, तो ये भी सही है। तो पूछा है कि कौन सा है सुसंगत है, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके ने 22 सीटें जीती थी। उत्तर हो गया 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 को अच्छे से पढ़ लेना आप। क्वेश्चन 11 बोल रहा है, देखो नीचे जो कथन बताने की कौन से सत्य और कौन से जो है असत्य, वो बताने आपको कितने सत्य हैं। ठीक है, तो पहला है पंडित जवाहर, देखो ऊपर क्या लिखा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें और डिटेल से जानेंगे। फिर इस आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है, बेलग्रेड में ही हुआ। ठीक है, अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि रची गई, तो बिल्कुल सही है। जो बेलग्रेड में हुआ ये 1961 में हुआ, ध्यान रखना। इससे पहले बांडुंग सम्मेलन हुआ जहां पर इसकी आधारशिला रखी गई, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी गई, तो वो कहां था? बांडुंग। और 1961 में जो हुआ आपके ये बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, तो बांडुंग सम्मेलन 1955 अप्रैल में हुआ, और इसमें जो है आपके जो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है पता है? उस टाइम जो है आपका विश्व 2 भागों में बंटा हुआ था, एक तो था यूएसए, ठीक है, और एक था यूएसएसआर, मतलब एक तो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक था सोवियत संघ रूस। ठीक है, तो जो है जो हर देश है, मतलब जितने भी देश थे वो कुछ देश तो आपके क्या थे? यूएसएसआर की तरफ थे, और कुछ थे यूएसए की तरफ, यानी कि 2 भागों में बंटा हुआ था विश्व। लेकिन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका मतलब हो गया कि जो नए आजाद हुए देश थे उनका कहना था कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम अपना एक तीसरा जो है स्तंभ खड़ा करेंगे, जिसको गुट निरपेक्ष बोला। ठीक है, नाम से पता चला होगा गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट से कोई मतलब नहीं है, जरूरत पड़ने पर यूएसए के साथ भी हो सकते हैं और यूएसएसआर के साथ भी हो सकते हैं। जो हमारे काम आएगा हम उनके काम आएंगे, ना हम यूएसए के साथ है ना यूएसएसआर के, जो हमें फायदा करेगा हम उसके साथ, और चेंज होने पर वापस दूसरे, यानी कि अपना तीसरा विश्व जो है इन्होंने खड़ा किया। तो ये बेलग्रेड 1961 में पहला सम्मेलन, और जो है बांडुंग सम्मेलन 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई। तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन 1 2 3 चारों के ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अब आगे हम और चर्चा करेंगे क्योंकि आगे यही आने वाले हैं। अब देखो निम्नलिखित में से अफ्रीकाई एशियाई देशों के बांडुंग सम्मेलन के प्रमुख प्रारूप क्या थे? मतलब एक प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया ये। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रारूपकार थे? तो सबसे पहले कर्नल गमाल अब्देल नासिर। ठीक है, तो ये भी जो है आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। तो ये क्या है आपके शामिल थे बिल्कुल। सुकर्णो, कौन? सुकर्णो, ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये चारों नाम ध्यान रखना, इंडोनेशिया। और एक 5वां जवाहरलाल नेहरू, ये इंडोनेशिया के क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर मार्शल टिटो, कौन? मार्शल टिटो, ये कहां के थे? यूगोस्लाविया के। कहां के? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के क्या थे? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। फिर थे क्वामे नुक्रुमो, और ये थे आपके घाना के, घाना देश है आपका, घाना के राष्ट्रपति।
तो ये चारों के चारों, और एक अपने हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये क्या हो गए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के क्या थे प्रधानमंत्री, ठीक है। इन पांचों ने मिलकर बांडुंग सम्मेलन जो अप्रैल 1955 में हुआ था उसमें तीसरे विश्व यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। तो जो है पांचों शामिल थे, कौन, कर्नल अब्देल नासिर, कहां से, मिस्र से, कई बार आ जाता है कि इनको मिलान करो, तो नासिर तो थे मिस्र से, सुकर्णो थे इंडोनेशिया से, टिटो थे युगोस्लाविया से, और नुक्रुमा थे आपके घाना से, और जवाहरलाल नेहरू पता आपको कहां से थे, इंडिया से। तो ये पांचों जो है चारों के चारों जो है सही है, और एक ये पांचों नेहरू भी आपको ध्यान है रखना। इन सब ने मिलकर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ना तो हम यूएसए के साथ रहेंगे ना हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे, हम अपना अलग विश्व बनाएंगे, तीसरा जो किसी भी गुट से अलग होगा। तो ये जो है आपका जो प्रारूप थे वो ये पांचों ने मिलकर ही बनाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम गुट निरपेक्ष यूथ समिट का आयोजन कहां किया गया? प्रथम गुट निरपेक्ष यूथ सम्मेलन का आयोजन आपका अजरबैजान में किया गया, और कब किया गया? 2019 में। ध्यान रखना ये कौन सा यूथ समिट है, प्रथम गुट निरपेक्ष यूथ समिट है। और प्रथम जो है आपका गुट निरपेक्ष, अभी मैंने बताया फर्स्ट तो गुट निरपेक्ष है, उसका कहां गया सम्मेलन, तो उसका अपन ने ऊपर देख लिया, कहां पर किया गया आपका बेलग्रेड में, कहां पर बेलग्रेड में, और कब किया गया 1961 में। और ये जो है यूथ समिट था, और इसका प्रथम अजरबैजान ने किया 2019 में, अजरबैजान की राजधानी बाकू, वहां पर ये हुआ था, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। अब भारत में जो है आप ये जो फर्स्ट जो आपका हुआ था वो कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1966 में, सॉरी 1961 में। भारत में जो हुआ नई दिल्ली में, कहां पर हुआ? भारत में नई दिल्ली में, नई दिल्ली में कब हुआ? 1983 में, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था? 7वां। और कितने देशों ने भाग लिया? 101। तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। भारत, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ये इतनी चीज ध्यान होनी चाहिए कि भारत ने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के 7वें सम्मेलन का जो है आयोजन किया था, कहां पर? दिल्ली में, नई दिल्ली में। कब? 1983 में। कितने देशों ने भाग लिया? 101। और वर्तमान में देश कितने? 120। वर्तमान में कितने? 120, लेकिन उस टाइम कितने थे? 101। तो और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन बन सकता है, और मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूं, मैं भले ही आपको कलाम के टेस्ट जो है सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन डिटेल जो बता रहा हूं, और जब पेपर आएगा तो मैं आपसे मिलान कर लेना कि जो अगर 80 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो कितने क्वेश्चन जो है आपको मेरी क्लास से मिलते हैं, आप खुद देख लेना उस टाइम, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन पर सीमित नहीं रख रहा, उसके आसपास की भी डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। तो भारत नई दिल्ली में हुआ 1983 में 7वां, और 101 देशों ने भाग लिया, और इंदिरा गांधी उस टाइम क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री। और जो है 120 टोटल जो है अभी वर्तमान में देश इसके जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको एनएमए भी कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट, एनएएम। तो एनएम के वर्तमान सदस्य 120। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 को हो रहा है कि असत्य कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव को इस पॉलिसी का श्रेय, लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में जो है असत्य कथन बताना है। लुक ईस्ट कंपनी, अपना देखो जैसे वर्ल्ड है, यहाँ पर जो है अफ्रीका है, यहाँ एशिया है, यहाँ अपना भारत है, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो जो है इस साइड वालों को कहते हैं पश्चिम, क्या कहते हैं? वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम। और ये आते हैं ईस्ट, ये कौन सी होती है? ईस्ट, जिसमें इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर जो है ऑस्ट्रेलिया तक आते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जो ये जो आपकी क्या है यहाँ वाले जो है मतलब देश है वो आते हैं। अब देखो लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पश्चिम जो है, ईस्ट मतलब हो गया पूर्व, पूर्व की ओर देखो, मतलब यहाँ जो देश है मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और आपके सिंगापुर है, इन देशों की तरफ देखो। ये जो पॉलिसी दी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, ये पीवी नरसिम्हा राव ने दी थी, तो बिल्कुल दी थी। किस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव को इस पॉलिसी का श्रेय जाता है, तो बिल्कुल जाता है। फिर इस पॉलिसी के कारण भारत आसियान संबंधों का विस्तार हुआ, तो बिल्कुल हुआ, ठीक है। थाईलैंड हुआ, ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये देश है ईस्ट की तरफ ना, मतलब पश्चिम जो पूर्व की तरफ। तो इनको जो है पीवी नरसिम्हा राव ने इस पॉलिसी का श्रेय लिया, तो बिल्कुल दिया जाता है उनको, इन्होंने ये जो है पॉलिसी जो धरातल पर ले आए। इस पॉलिसी के कारण भारत आसियान संबंधों का विस्तार हुआ, तो बिल्कुल हुआ। फिर वर्ष 2009 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। तो देखो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। तो क्या जो है आपकी 2009 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, तो बिल्कुल गलत है। कब हुई? 2002 में ही हो गई थी। कब हो गई? 2002 में ही हो गई, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 2009 में क्या हुआ? फिर 2009 में हुआ क्या हुआ? भारत आसियान
मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, ये ध्यान रखना। ये जो है आप अगर डिटेल से पढ़ोगे तो आसियान के बारे में जो है, भारत और आसियान के बारे में जरूर पढ़ोगे। तो 2002 में हुआ था भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत। 2009 में क्या हुआ, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, जिसको बाफ्टा कहते हैं, बाफ्टा, क्या हो गया, भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या हुआ, भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोले भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता। ये हुआ था 2009 में। 2002 में तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2002 में ही हो गई थी। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गया, गलत। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में पूर्व की ओर देखो नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट नीति कर दिया गया। तो बिल्कुल सही है। जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, ठीक है, किसने शुरू की थी, पीवी नरसिम्हा राव ने। फिर उसका नाम क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने 2014 में, एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट विथ ईस्ट, मतलब जो ईस्ट यानी कि पूर्वी जो देश है, थाईलैंड है आपका, जो है थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनके साथ एक्ट करो, ठीक है। पहले लुक ईस्ट थे, अब एक्ट ईस्ट है, ठीक है। तो इसमें गलत आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, और यही जो है गलत पूछा था, तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया आउट अभियान के संबंध में इंडिया आउट अभियान का संबंध निम्न में से किस देश के साथ है। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है किसने चलाया था, मालदीव ने। और उसके बाद में जो बहुत बवाल भी हुआ था मालदीव में, जो लक्षद्वीप का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आप प्रचार भी किया था कि मालदीव ना जाकर आप लक्षद्वीप जाइए, वहां भी अच्छा खासा जो है समुद्र तट मिलेगा। तो इंडिया आउट का कैंपेन किसके द्वारा चला गया, तो मालदीव के। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इजी मतलब इसमें कोई डिटेल नहीं है। निम्नलिखित में से ऑनलाइन भुगतान की भारतीय यूपीआई सेवा का अपनाने वाला देशों का सही युग्म है। जो भारतीय यूपीआई की सेवा है, ठीक है, भारतीय यूपीआई की जो ऑनलाइन पेमेंट की जो आपकी सेवा है, वो कौन से देशों ने अपनाई है, तो ऑप्शन नंबर 4 भूटान और श्रीलंका ने, ठीक है। याद रखना, ये इसमें कोई डिटेल से जानने जैसा कुछ नहीं है। भूटान और श्रीलंका ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है यूपीआई जो है सेवा, भारतीय भुगतान प्रणाली है, जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, उसको अपनाया किसने, भूटान और श्रीलंका ने। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जो है उस गलती को जरूर सुधारा देवें। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बिल्कुल है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर वो होते हैं जो यूरेनियम वगैरह वापस सप्लाई करते हैं, लेकिन भारत के पास इसके कोई भी भंडार नहीं है, जो अच्छे भंडार नहीं है, तो सप्लायर ग्रुप नहीं है, मतलब न्यूक्लियर हथियारों को बेचने वाला जो है भारत नहीं है। ये तो आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। फिर आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो इसके जो है भारत सदस्य है। वासेनार व्यवस्था बिल्कुल है। वासेनार व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं, 1996 में हुई थी। 1900 वासेनार व्यवस्था 1996 में हुई, कहां पर, नीदरलैंड में। कहां पर हुई, नीदरलैंड में। और ये किससे संबंधित है, ये परंपरागत हथियारों के निर्यात पर रोक से संबंधित है, ठीक है, निर्यात पर रोक। कई बार ये पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा वासेनार के बारे में ध्यान रखना। तो इसका भी भारत सदस्य है, ठीक है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं है। भारत जो है न्यूक्लियर जो है ना तो पदार्थों का जो सप्लाई करता है, ना ही न्यूक्लियर हथियारों की सप्लाई करता है। तो ऑप्शन जो 2 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया समूह का है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि का है, वासेनार व्यवस्था का है। यहां से आप न्यूक्लियर सप्लायर समझते ही पता चल जाता है कि इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बम ना तो जो है न्यूक्लियर वेपन ना तो भारत जो है सप्लाई करता है, ना कुछ और। अब असुमेलित को आपको छांटना है। किसको छांटना है, असुमेलित को। यहां से इसको अलग अलग ध्यान रखना है, क्वेश्चन आए हुए हैं आधिकारिक यात्रा के। सबसे पहले देखो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति तो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले जो है एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति। इनसे बाद में किसी ने भी जो है यूएसए की जो है राजनीतिक यात्रा नहीं की, और इन्होंने 1963 में ही कर दी। यानी 1963 के बाद में कोई भी भारत का राष्ट्रपति जो है राजकीय यात्रा के तहत अमेरिका नहीं गया। अब ये मत बोलना मोदी गए थे, बात राष्ट्रपति की हो रही है, ठीक है। अब दूसरी बात है, यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब जो है 1963 में राष्ट्रपति तो चले गए थे, उसके बाद कोई नहीं गया यूएसए, लेकिन जो प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, तो नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं। तो यही उत्तर हो गया आपका। कौन थे, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऐसे पहले जो है आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो राजकीय, ऐसा नहीं कि मान लो पहले भी कोई अमेरिका गया होगा, लेकिन राजकीय यात्रा के तौर पर, यानी ऑफिशियल गवर्नमेंट जो यात्रा है उसके तहत नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये 2009 में गए थे। कब गए थे, 2009 में, ठीक है।
फिर है प्रथम चाइनीज राष्ट्रपति जिसने भारत की आधिकारिक यात्रा की, तो वो थे जियांग जेमिन, नाम याद रख लेना, और 1996 में की थी इन्होंने। क्वेश्चन जो है एक रद्द पेपर हुआ था, पेपर रद्द हो गया था सेकंड ग्रेड का, ग्रुप सी का, अभी जो सेकंड ग्रेड हुई 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि प्रथम चाइनीज राष्ट्रपति जिसने भारत की आधिकारिक यात्रा की, तो वो थे जियांग जेमिन, नाम याद रखना, कब की ये भी याद रखना, अगर कुछ चीजें नहीं है तो नोट कर लेना, 1996 में की थी। फिर प्रथम रूसी राष्ट्रपति जिसने सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की यात्रा की, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1990-91 में, और उसके बाद में यात्रा करने वाला प्रथम जो है रूसी राष्ट्रपति कौन था, बोरिस येल्त्सिन, इसको भी याद रख लेना, 1993 में की थी। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 90-91 में, और उसके बाद में जो है प्रथम रूसी राष्ट्रपति कौन था, बोरिस येल्त्सिन, और 1993 में की थी उसने। तो जो है नरेंद्र मोदी वाला गलत हो गया। तो ये सारी चीजें आपको अलग से याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 G20 सम्मेलन से संबंधित है। आज क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है अपनी, क्योंकि आज डिटेल से बहुत ज्यादा जानना अपन ने। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वें शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को किया गया। बिल्कुल ये करंट के हिसाब से नहीं है, ये विदेश नीति के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट से मत लेना इसको। 18वें शिखर सम्मेलन का भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को की गई G20 शिखर सम्मेलन की, तो बिल्कुल सही है। आपने पता है कि पिछले साल जो हुआ था, ठीक है, थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया, तो उस समय करंट का सवाल था, लेकिन इस टाइम ये विदेश नीति का सवाल है, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन 18वां शिखर सम्मेलन हुआ भारत में, ध्यान रखना करंट के हिसाब से नहीं है, ये आपका जो टॉपिक है विदेश नीति, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर, ठीक है, 2023 को। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, और इस जो सम्मेलन में अफ्रीकन संघ है उसको G20 का सदस्य बनाया गया। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो ये तीनों ध्यान रखना। ऑप्शन 3 जो है 4 सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है? किसे भारतीय जो है विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है? तो एकदम इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनकी जो विदेश नीति थी वो थी आदर्शवादी। क्या थी? आदर्शवादी। तो ये आज के अपने 20 क्वेश्चन पूरे हुए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास भाग 2 में 21 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन माइनर टेस्ट 4 के देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।